गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सीखा था और उसमें लास्ट में हम लोगों ने एक्वस NaBr का केस किया था। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और ऐसी एक केस की कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4। अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं, ध्यान रखना है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मैंने बताया था इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि अगर एक्वस CuSO4 की बात करोगे तो इसमें CuSO4 के साथ वाटर है, तो आप चेक कर सकते हैं कि दो एनाइन तो यहाँ मिलने वाले हैं, दो कैटाइन Cu+2 दो आइंस यहाँ मिलने वाले हैं और H2O से H+ और OH- मिलने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे क्या जाएगा साहब, SO4-2 की बात करोगे तो SO4-2 में आप देख पा रहे हैं कि सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर यहाँ पर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। Sulfur is present in its highest oxidation state। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट, चाहे वो सल्फर हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे मैंगनीज हो, अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एनोड पर मुझे ऑक्सीडेशन ही कराना है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारे पास वाटर है, और वाटर अगर हमारे पास है, ठीक है ना, तो हमारे पास एट एनोड पे जब हम वाटर को ले जा रहे हैं तो एनोड पर अगर मैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाऊं और अगर 2 मोल वाटर लूं तो ये 4H+ हो जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका E0 लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि SOP की बात हो रही है, तो इसका SOP -1.23 वोल्ट होता है। अच्छा, ये रिएक्शन होनी नहीं है तो तय बात है एनोड पर अब यही रिएक्शन होने वाली है। अगर मैं कैथोड की बात करूं जेंटलमैन, तो कैथोड पे क्या होगा कि Cu+2 कॉपर आयन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो SRP होता है वो +0.34 वोल्ट होता है। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो 2H2O, अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH- + H2। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जब मैं E0 की बात करूंगा तो ये -0.83 वोल्ट होता है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हायर है, ये वाली वैल्यू हायर है, तो जेंटलमैन ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए क्या हो रहा है कि 2H2O + 2Cu+2
gives O2 Cu solid टू Cu solid और कितने H प्लस 4H प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि जब अगर जो है इस तरह से मैंने रिएक्शन को, अगर आप यहाँ पे नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि H2O तो हाफ O2 लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप ऐसे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 4H हैं, 4H हैं, 2 कॉपर हैं तो 2 कॉपर हैं, 2 × 2 + 4 है तो यहाँ पे +4 है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक्वस CuSO4 की आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो उसके रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं। उसके साथ रिजल्ट ये निकल के आ रहे हैं कि जैसे जैसे करंट पास होगी तो पहला रिजल्ट ये आएगा कि Cu+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता जाएगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन अगर एसिडिक हो जाएगा तो pH जो है <7 हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा कि कब इलेक्ट्रोलाइसिस में कराने पे सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है और कब बेसिक हो जाता है। जब साहब OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। और जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो CuSO4 एक्वस हो तो ध्यान रखें कि pH की वैल्यू अगर दी गई है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान तो pH <7 पे ही आप टिक करेंगे। और अगर NaBr की बात की जाए तो pH <7 पे आप टिक करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की चर्चा के बाद मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर बात की जाए तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाए तो इसमें एक साइंटिस्ट हुए माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए 2 लॉ रिप्रेजेंट किए। फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ। हम पहले फर्स्ट लॉ सीखेंगे। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग माइकल फेराडे क्या कहते हैं कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, या मैं बोल सकता हूं प्रोड्यूस, ऑफ द मास, यहां पे लिख लो ऑफ अ सब्सटेंस, ये आ जाएगा। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड, लिबरेटेड, प्रोड्यूस एट electrode is directly proportional
टू दी electricity passed through the solution. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है उसके आधार पे ही सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा। ये माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ यही स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर मास को W ले लें और इलेक्ट्रिसिटी पता ही है आपको कि करंट जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा साहब, Q हो जाएगा। तो मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकता हूं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। टोटल चार्ज क्या हो गया, Q हो गया, मास क्या हो गया, W हो गया। तो W इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं Z इंटू Q। आप थोड़ा सा फॉर्मूले पे यहां पे ध्यान दें। Q इज इक्वल्स टू होता है करेंट इंटू टाइम I इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू हो सकता है Z इंटू I इंटू टी। अगर मैं I को 1 एम्पियर लूं और T को मैं 1 सेकेंड लूं तो Q कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। तो W बराबर Z इंटू Q में अगर मैं 1 कूलाम पुट कर दूंगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। बात को समझो आप कि 1 कूलाम चार्ज से मुझे जो भी मास मिलेगा, 1 कूलाम चार्ज से मास ऑब्टेन्ड मास किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको आप बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कूलाम चार्ज को पास करने पर जो भी मास प्रोड्यूस होगा, डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, उसको मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलूंगा साहब। क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि इक्विवेलेंट मास अगर तुल्य भार की आप बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन द मास obtained from flow of 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आप जरा ध्यान दें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने पर, इन्वॉल्व होने पर साहब, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने पर जो भी मास प्राप्त होता है उसे मैं इक्विवेलेंट मास बोलता हूं। और इक्विवेलेंट मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फेराडे। और 1 फेराडे कितना होता है, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम से जो मास मिलने वाला है वो E है। तो रिमेंबर जेंटलमैन कि 96,500 कूलाम से E ग्राम मेटल मिलता है, E ग्राम मास मिलता है। तो 1 कूलाम से
कितना मास मिलने वाला है, ई अप डिवाइड बाई 96500 ग्राम मास मिलेगा। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। जरा मैच करें कि 1 कूलम चार्ज से जो मास ऑब्टेन्ड होता है उसको मैंने क्या बोला, जेड बोला। तो 1 कूलम से इतना मिला, तो 1 कूलम से जो मास मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जेड। तो जेड क्या हो गया, ई डिवाइड बाई 96500। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई 96500। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ फैराडे में जो जनरल फार्मूला आया मैथमेटिकल, अगर मैं उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ करूं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, E डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। ये एक फॉर्मूला बना। सारे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो E डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। आई क्या है, करेंट है, ध्यान दें जेंटलमैन, किसमें, एम्पियर में। और जो टाइम टी है वो क्या है, सेकंड में है। अगर हमें आवर में या मिनट में टाइम दिया जाए तो भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ईयर में भी कई बार दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं 1 ईयर दे रहा हूँ तो भी। तो अब आपको ये ध्यान देना कि इक्विवेलेंट मास क्या बताया था मैं बताया था 11th में आप लोगों को पढ़ाया था कि मोलर मास डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन चेंज। इन द रिएक्शन या इन द चेंज करो। वो चेंज क्या हो सकता है, ध्यान रखना है। ये जो चेंज है वो ऑक्सीडेशन हो सकता है या क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो E इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो एक नया फॉर्मूला मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ कि कैपिटल W इज इक्वल्स टू, ये लिखा था मैंने फॉर्मूला, E डिवाइड बाई 96500 आई इंटू टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू, ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500। तो फॉर्मूले पे थोड़ा सा आप ध्यान दें क्योंकि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन लगते हैं, फॉर्मूले का ही साफ खेल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, आई क्या है, करेंट है, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड है, और 96500 से हम डिवाइड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है एक एक बेसिक बात कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंट मास की कहानी कि अगर मैं Ag प्लस की बात करूं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ और सिल्वर मेटल डिपॉजिट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखूंगा तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/1। Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा। इस चेंज के लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m/2।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं Al प्लस थ्री मोल इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होगा और इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा m/3। अगर ये तीन अलग अलग चेंज आपको दिए जाएं तो आप यहाँ फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए m आपको पता ही है कि सिल्वर का जो मोलर मास होता है वो ध्यान रखेंगे 108 होता है। मोलर मास ऑफ कॉपर जो होता है वो 63.5 होता है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो 27 होता है। इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 9 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ के चलते आप अगर Q की वैल्यू दी गई है, Q नहीं दिया गया तो I/T से निकाल सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम करेंगे और हम लोग सेकेंड लॉ को सीखेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ हम लोगों ने ये डिस्कस किया, इसके फॉर्मूले आप पढ़िएगा। सेकेंड लॉ और इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में।